नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत में जीवन बीमा का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में ही कार्यरत थी और भारतवासियों को ही बीमा उपलब्ध नहीं कराया जाता था। पर वक्त बीता, हालात बदले और बाद में भारत की खुद की स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी उदय हुआ और इसके लिए बाकायदा कानून का भी विस्तार हुआ। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम या कहें LIC ने अपने गठन के बाद से अब तक एक शानदार सफर तय किया है। LIC न केवल किसी व्यक्ति विशेष को बल्कि पूरे समाज को वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। इसकी पहुंच बहुत व्यापक है। गांव से लेकर शहरों तक सभी इससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम एक मजबूत राष्ट्रीय आर्थिक ढांचा खड़ा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। और अब इस कंपनी को और विस्तार देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हालिया बजट में सरकारी कंपनी LIC का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की घोषणा की है। दरअसल IPO लाने का कारण कंपनी को और विस्तार देना माना जाता है। LIC के शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाने से कंपनी के कारोबार में और विस्तार होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले भी केंद्र सरकार अपनी अधिकार वाली इंश्योरेंस कंपनियों को आंशिक रूप से लिस्टेड कर चुकी है। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं LIC की और IPO की। जानेंगे LIC का इतिहास और उसका गठन, समझने की कोशिश करेंगे LIC के आम लोगों से जुड़ाव को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC भरोसे का प्रतीक मानी जाती है। अब केंद्र सरकार ने इसमें अपनी आंशिक हिस्सेदारी IPO के जरिए बेचने का फैसला किया है। सरकार ये भी स्पष्ट कर चुकी है कि LIC के जितने भी निवेशक हैं वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सरकार LIC का निजीकरण नहीं करने जा रही है। LIC के कुछ शेयरों का सरकार विनिवेश करने जा रही है। इसके पीछे मकसद है कि LIC पेशेवर तरीके से काम करे और उसमें और नई पूंजी निवेश हो सके। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO के जरिए LIC में अपने शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है। उन्होंने अपने बजट भाषण में इसके पीछे के मकसद को भी बताया। वित्तीय बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, वास्तविक मूल्य उजागर करने और बाजार अनुशासन में शामिल करने के मकसद से सरकार ने IPO के जरिए LIC में अपनी आंशिक हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है। बजट भाषण में विनिवेश पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से खुदरा निवेशकों को हिस्सेदार बनाने का मौका मिलेगा। Listing of companies on companies stock exchanges brings discipline and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. IPO यानी जिसको हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, इसका मतलब निजीकरण नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, उसका एक हिस्सा जो है वो आप बेचते हैं। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि सरकार को कुछ पैसे मिलेंगे और चूँकि LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेशन कहना चाहिए अभी, क्योंकि जब तक वो कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक ये कंपनी नहीं होगी, तो एक बड़ा कॉरपोरेशन है। अगर मैं 10% भी बात करूं तो अनुमान है कि लगभग 80,000 करोड़ रुपये सरकार को मिल जाएंगे, जबकि 90% हिस्सेदारी सरकार के पास बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है। सरकार की मंशा LIC और IDBI बैंक में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। अभी LIC में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। बजट भाषण के बाद निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि IPO के बाद भी LIC का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। इस हिसाब से
बीमा धारकों को स्वायत्त गारंटी लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ LIC का IPO लाने की बात कही है। हम LIC का मालिकाना हक किसी को भी देने नहीं जा रहे हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि 2020-21 के लिए विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में LIC के IPO की मदद से केंद्र सरकार को मदद मिलेगी। क्या होता है कि LIC जब कभी भी कहीं भी निवेश करती है, हमें उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है कि वो पैसा कहाँ लगा रही है। अचानक आता है कि उसने सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया या किसी दूसरी सरकारी कंपनी में लगा दिया या उसने सरकार के OFS को उबाड़ लिया। IPO आने के बाद ये सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, तो एक तरीके से एक पॉलिसी होल्डर को स्पष्टता रहेगी या जो भी निवेशक है उसके सामने स्पष्टता होगी कि LIC जो हमसे पैसे ले रही है उसका निवेश कहाँ कर रही है, एक पारदर्शिता आएगी। इस बीच केंद्रीय वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार LIC में से अपनी 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सूचीबद्धता के लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत होगी। LIC को सूचीबद्ध कराने के लिए कुछ विधायी बदलावों की भी जरूरत है। LIC का IPO लाने से पहले LIC एक्ट में संशोधन करना होगा। देश के बीमा उद्योग पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी निगरानी करता है, लेकिन LIC के कामकाज के लिए संसद ने अलग से कानून बना रखा है। LIC एक्ट की धारा 37 कहती है कि LIC बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमा धारकों से जो भी वादा करती है उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी होती है। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को ये सुविधा हासिल नहीं है। बहुत स्पष्ट है, सरकार को संसाधन चाहिए, पैसे चाहिए। अगर आप इस साल का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है और इसमें से अकेले 90,000 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने वित्तीय जो संस्थाएं हैं, चाहे वो IDBI बैंक हो या फिर LIC हो, इनमें अपने हिस्सेदारी बेच करके जुटाने की बात है। चूँकि सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव कर रखा है, खासतौर पर बुनियादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करना है, उन सब के लिए जो पैसा चाहिए, उन पैसे का जुगाड़ जो है, उन पैसों का जो एक कह सकते हैं कि जुटाना जो है वो इस IPO से संभव हो पाएगा। शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी। जैसा कि उम्मीद है, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका फायदा LIC के पॉलिसी होल्डर्स को जरूर होगा। चूंकि LIC की ज्यादातर पॉलिसियां नॉन यूनिट लिंक है, यानी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर हैं, तो इस सूरत में कंपनी के सकारात्मक प्रदर्शन का असर लोगों के बीमा निवेश पर होने की उम्मीद है। अभी हमने कुछ समय पहले IRCTC का IPO देखा था और उसमें निवेशकों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे निवेशक हों या जो संस्थागत निवेशक हों, बड़े निवेशक हों, वो एक क्वालिटी वाले IPO का इंतज़ार कर रहे हैं और LIC जो है उस मामले में एक मददगार साबित हो सकता है। इससे प्राइमरी मार्केट में थोड़ी उछाल देखने को मिलेगी। कई और कंपनियां हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र की हों चाहे सरकारी क्षेत्र की हों, जो IPO लाना चाहती हैं, उनके लिए रास्ता खुलेगा और शेयर बाजार में जो है इससे हमें जो गतिविधियां हैं, खासतौर पर प्राइमरी मार्केट की गतिविधियां कहें, वो बढ़ेगी। कंपनियों के कामकाज और पारदर्शिता के लिहाज से देखें तो LIC का IPO एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। इससे आने वाले सालों में सरकार को पैसे जुटाने के लिए ज्यादा मौके बनेंगे। LIC के IPO का निवेश बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। इस कदम से प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इस असरदार टैगलाइन के साथ देश के लाखों लोगों को बीमा की सेवाएं देने वाली भारतीय जीवन बीमा निगम का इतिहास काफी शानदार रहा है। अपने गठन के बाद से LIC ने जीवन बीमा को काफी प्रसार दिया। उच्च और मध्य वर्ग से लेकर ग्रामीण इलाकों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक बीमा को पहुंचाने से लेकर मृत्यु की स्थिति में लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में LIC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं LIC के गठन और इसके सफर के बारे में। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 1818 के दशक में हुई, जब पहली जीवन बीमा कंपनी कलकत्ता में यूरोपियंस द्वारा शुरू की गई। इस कंपनी का नाम था
ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि उस समय बीमा कंपनियां भारतीय लोगों का बीमा नहीं करती थी, लेकिन बाद में कुछ भारतीय की सिफारिशों से भारतीयों का भी बीमा होना शुरू हुआ। इसके बाद साल 1870 में मुंबई म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना हुई। ये भारत की पहली स्वदेशी जीवन बीमा कंपनी थी जिसने अपना व्यापार शुरू किया। हालांकि 1912 से पहले भारत में बीमा व्यापार के लिए कोई भी कानून नहीं बना था। पहली बार 1912 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट और प्राइवेट फंड एक्ट पारित हुआ। जीवन बीमा व्यापार को व्यवस्थित करने वाला ये पहला कानून था। इसके बाद 1928 में इंडियन लाइफ बीमा कंपनी एक्ट लागू हुआ ताकि सरकार को बीमा व्यापार से जुड़ी सभी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। वहीं साल 1938 में पारित बीमा एक्ट भारत का पहला ऐसा कानून था जिसने जीवन बीमा के साथ साथ सभी बीमा कंपनियों के कारोबार पर राज्य सरकार का कड़ा नियंत्रण लागू किया। भारत के आजाद होने के बाद लंबे वक्त से बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 18 जनवरी 1956 को बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वहीं भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। इसके बाद 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था जीवन बीमा को बड़े पैमाने पर फैलाना, खासतौर से गांवों में, ताकि भारत के हर नागरिक को पर्याप्त आर्थिक सहायता उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सके। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1956 में जाकर के हमारे पास कानून जो है वो LIC कानून आप कह सकते हैं बना, और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत हुई। और उस समय में इसने 245 बीमा कंपनियों को सब्स्यूम किया था, जिसमें सब्स्यूम करने का मतलब कि अपने आप में मिलाया गया था। और उसमें आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तानी कंपनियां भी थी, विदेशी कंपनियां भी थीं। मकसद ये था कि गांव-गांव तक और शहरों में दोनों जगहों पर किस तरीके से बीमा का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले, और प्रीमियम की दरों में किसी तरीके का नियंत्रण आ सके। अपने गठन और स्थापना के बाद से ही LIC ने भारतीय बीमा बाजार और व्यापार में अपने विस्तार को नया आयाम दिया और लगातार नए कीर्तिमान बनाए। 1957 में मुंबई के लाल बाग में 200 करोड़ रुपए के व्यापार से LIC ने 1969-70 तक अपने व्यापार को 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। अगले 10 सालों में ही LIC का कारोबार 2000 करोड़ तक पहुंच गया। 1980 के दशक के शुरुआती सालों में LIC का पुनर्गठन हुआ तो नई पॉलिसी की वजह से 1985-86 तक इसका व्यापार 7000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा। दिसंबर 2019 तक बीमा बाजार में LIC की हिस्सेदारी करीब 71% थी। वहीं साल 2019 के वित्तीय वर्ष में LIC को 3.37 खरब रुपए की कमाई ग्राहकों से मिलने वाले प्रीमियम से हुई, जबकि 2.2 खरब रुपए निवेश से रिटर्न के रूप में मिले। साल 2019 के वित्तीय वर्ष में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर LIC का निवेश 28.32 खरब रुपए था, जबकि 1.17 खरब रुपए कर्ज के तौर पर और 34,849 करोड़ रुपए मुद्रा बाजार में है। दो बड़े पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है कि फर्स्ट प्रीमियम कलेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा जो होता है कि आपने कितने पॉलिसी बेचे हैं। उन दोनों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो लगभग 70% हिस्सेदारी फर्स्ट प्रीमियम के हिसाब से है। दूसरी तरफ अगर जो पॉलिसीज़ की बात करें, कितनी पॉलिसीज़ बेची हैं, तो 2019-20 में लगभग 1,96,00,000 पॉलिसीज़ बेची हैं, और उस हिसाब से उनकी बाजार हिस्सेदारी 77% से ज़्यादा बनती है। LIC अपने आकार और सक्षमता के अनुरूप न केवल खुद का विस्तार करती रही है, बल्कि जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी है तब LIC ने हमेशा मदद की है। खस्ताहाल IDBI बैंक को संकट से उबारने के लिए LIC के पैसे का इस्तेमाल किया गया। IDBI बैंक ही नहीं, जब भी सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी का IPO लाया गया तब LIC ने भारी भरकम निवेश किया। इसमें ONGC महारत्न कंपनियां भी शामिल हैं। यही नहीं, 2009 से जब सरकार ने राजस्व घाटा कम करने के लिए सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू किया तो LIC उन्हें खरीदने में सबसे आगे रही। साल 2009 से 2012 तक सरकार ने
विनिवेश से 9 अरब डॉलर हासिल किए, जिसमें LIC का 1/3 हिस्सा था। इनके अलावा जब ONGC में विनिवेश असफल होने की कगार पर था तो LIC ने ही इसे कामयाब बनाया। तो LIC के पड़ाव की बात करें तो पड़ाव एक सामान्य बिजनेस गतिविधि से कहीं अलग था, क्योंकि वो बाजार में एकाधिकारी स्थिति में थे। लेकिन इस बात की भी तारीफ करनी चाहिए कि LIC ने लोगों के अंदर जीवन बीमा की आदत डाली कि नहीं, आपको जीवन बीमा कराना चाहिए। LIC का अगर आप नारा देखेंगे तो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो उन्होंने ज़िंदगी के साथ में भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्कीम लेकर के आए। मुझे लगता है कि LIC की जो कारोबारी सफ़र का जो सबसे बड़ा था कि उसने जीवन बीमा को लेकर के कंसेप्ट बदलने की कोशिश की कि केवल मरने के बाद ही जीवन बीमा ज़रूरी नहीं है, मरने के बाद ही जीवन बीमा का महत्व नहीं आता, उसके पहले भी है। अपने गठन के बाद से ही LIC ने शानदार सफर तय करते हुए न केवल व्यक्ति विशेष को बल्कि समाज को भी वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके साथ ही एक मजबूत और राष्ट्रीय आर्थिक ढांचा खड़ा करने में भी LIC का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय जीवन बीमा निगम का आम लोगों से जुड़ाव काफी गहरा रहा है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक LIC से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। IPO के बाद ये LIC के लिए कितना फायदेमंद होगा और आम आदमी से कैसे और ज्यादा जुड़ सकेगा, इसे लेकर अभी से लोगों में उत्सुकता है। आइए जानते हैं कि IPO क्या है और इसका मतलब क्या है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत हुए 5 दशक बीत चुके हैं। बीमाकरण का व्यापार होने के बावजूद LIC हर दिन विश्वास के बल पर करोड़ों लोगों से जुड़ता है। बहुत से बीमा एजेंट छोटे कार्यालयों में काम करते हैं, जहां से वो अपने ग्राहकों से संपर्क करते हैं और जो पॉलिसी वो बेचते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। उनका बहुत सा समय स्थानीय ग्राहकों से मिलने और विक्रय बंद करने या दावों की जांच करने में जाता है। LIC के एजेंट्स अपना कार्य समय तय करते हैं और अक्सर ग्राहकों की सुविधा के लिए घर पर शाम या सप्ताहांत में अपॉइंटमेंट रखते हैं। कई एजेंट सप्ताह में 40 घंटे तो कुछ 60 घंटे तक या फिर उससे ज्यादा कार्य करते हैं। LIC का नेटवर्क इतना वृहद हो चुका है कि आज इससे 22 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 2005 में बीमा विक्रय अभिकर्ताओं की 11 लाख भर्ती की गई थी। LIC कहने में लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्याय बन जाता है जीवन बीमा का। तो मुझे लगता है कि LIC जब आप कभी भी कहते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब जीवन बीमा होता है। उत्पाद जो है वो अब उस ब्रांड की पहचान बन गया। मैं ब्रांड कहूँगा कि ब्रांड उस उत्पाद की पहचान नहीं, बल्कि उत्पाद उस ब्रांड की पहचान है, और इस वजह से लोग अपने आप को सीधे सीधे जीवन बीमा से जोड़ पाते। LIC के जरिए लाखों एजेंटों को एक सही उद्यमी बनने का मौका मिला है। एजेंट के पास खुद का बॉस बनने की स्वतंत्रता है, जिसमें वो स्वयं के लिए कार्य करता है, स्वयं अपने ग्राहक चुनता है और स्वयं ही अपना धन बनाता है। ये सब बिना किसी शुरुआती पूंजी निवेश के होता है। 2015 में LIC ने $1 मिलियन राउंड टेबल को 4021 सदस्य उपलब्ध कराए हैं। LIC ने प्रत्येक शाखा कार्यालयों के राज्य ढांचे के निर्माण में निवेश किया है, ताकि एजेंट्स आवश्यक उपकरणों, तकनीक और मानव समर्थन पा सकें। LIC के IPO की अरामको के IPO से तुलना की जा रही है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है। इसके लिए कंपनियां बकायदा शेयर बाजार में अपने को लिस्टेड कर अपने शेयर निवेशकों को बेचने का प्रस्ताव लाती है। कारोबार बढ़ाने या अपने दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए कंपनी कई तरीकों से रकम जुटाती है। जब पहली बार आम लोगों के बीच शेयर बेचने की प्रक्रिया लाई जाती है तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO पेशकश कहलाती है। कई बार सरकार विनिवेश की नीति के तहत भी IPO लाती है और किसी सरकारी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी शेयरों के जरिए लोगों को बेची जाती है। IPO जैसा कि नाम से जाहिर है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी कंपनी जब पहली बार शेयर बाज़ार में जाती है तो वो उसको एक अपना निश्चित हिस्सा बेचती है, और इसके लिए उसको सेबी के कायदे कानून, जो कि हमारी शेयर बाज़ार की नियामक संस्था है, उसके कायदे कानून को पूरा करना होता है। उसमें मुनाफे की शर्त होती है, उसमें बहुत सारे आपको डिस्क्लोज़र देने पड़ते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ देनी पड़ती हैं, और फिर सेबी
उस प्रस्ताव पे अगर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी शेयर बाजार में अपने शेयर जारी कर सकती है। आईपीओ लाने का कारण कंपनी को विस्तार देना माना जाता है। जब किसी कंपनी को लगता है कि वो लगातार आगे बढ़ रही है और इसे ज्यादा विस्तार देने की जरूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहरों में भी विस्तार देना है और इसके लिए उसे लोगों की भी जरूरत है, तो इस स्थिति में कंपनी आईपीओ जारी करती है। जब कंपनी ज्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में भी कंपनी आईपीओ जारी करती है। आईपीओ जारी करने की एक और वजह कंपनी द्वारा अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करना भी है। आईपीओ की प्रक्रिया की बात करें तो आईपीओ फिक्स्ड प्राइस या बुक बिल्डिंग या दोनों तरीके से पूरा हो सकता है। फिक्स्ड प्राइस मेथड में जिस कीमत पर शेयर पेश किए जाते हैं वो पहले से तय होती है। बुक बिल्डिंग में शेयरों के लिए कीमत का दायरा तय होता है, जिसके भीतर ही निवेशकों को बोली लगानी होती है। प्राइस बैंड यानी कीमत का दायरा तय करने और बोली का काम पूरा करने के लिए बुक रनर की मदद ली जाती है। LIC जब आपकी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन जाएगी शेयर बाजार में, जिसके शेयरों का खरीद फरोख्त होने लगेगा, तो एक निवेशक होने के नाते या एक पॉलिसी होल्डर होने के नाते ये जानकारी जुटाई जा सकती है कि LIC जो है वो कहाँ पैसे का निवेश कर रही है, कितना निवेश कर रही है, या उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। अगर शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ गिरावट हुई है तो उससे उसके जितने भी निवेश हैं उसकी कीमत में कितनी गिरावट आई है, तो ये नियमित तौर पर आपको जानकारी मिल सकती है। अभी क्या होता है कि आपको इन सारी जानकारियों के लिए LIC के एनुअल रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। आईपीओ की कीमत दो तरह से तय होती है, एक है प्राइस बैंड और दूसरा है फिक्स्ड प्राइस इशू। प्राइस बैंड के तहत ज्यादातर कंपनियां जिन्हें आईपीओ लाने की इजाजत है अपने शेयरों की कीमत तय कर सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ दूसरी क्षेत्रों की कंपनियों को सेबी और बैंकों को रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होती है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुक रनर के साथ मिलकर प्राइस बैंड तय करता है। भारत में 20% प्राइस बैंड की इजाजत है। बोली के बाद कंपनी ऐसी कीमत तय करती है जहां उसे लगता है कि उसके सारे शेयर्स बिक जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉलिसी होल्डर के लिए है वो ये है कि एक डर ये फैलाया जा रहा है कि पॉलिसी होल्डर के लिए जो सोवरेन गारंटी है, हर पॉलिसी पे सरकार की गारंटी होती है LIC की, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई जिसको कहते हैं आशंका नहीं रखनी चाहिए। पॉलिसी होल्डर के लिए इस तरह का कोई नुकसान होने की बात नहीं कही जा रही है। उनका जो हित है उसकी सुरक्षा की जाएगी, उनका जो गारंटी है सोवरेन गारंटी वो बरकरार रखा जाएगा। निवेशकों की ओर से लगाई गई रकम सीधे कंपनी के पास जाती है। विनिवेश के मामले में आईपीओ से हासिल रकम सरकार के पास जाती है। एक बार इन शेयरों की ट्रेडिंग की इजाजत मिलने के बाद शेयर की खरीद बेच से होने वाला मुनाफा और नुकसान शेयर धारक को उठाना होता है। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी अपने आईपीओ को इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। निश्चित दिनों के भीतर ही कंपनी की साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकरेज के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार ने LIC के आईपीओ को लेकर आश्वस्त किया है कि पॉलिसी धारकों और कंपनी के कामकाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।